Assalamu alaikum, dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. We were discussing chapter number 21, the cell cycle. And now we are going to study the interphase. Interphase को आगे हम further कितने phases में divide करते हैं? एक बात मुझे बताइए, क्या एक phase complete होने के बाद next phase कब start होगा? उसमें कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि उसे next phase में enter होने देगी? तो ये चीज़ पढ़नी है हमने। एक और ये है कि जिसके फर्दर स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, कितना टाइम लेते हैं, हम एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। देखना ये भी है कि इसके हर फेज़ के अंदर कौन कौन सा इवेंट हो रहा है। इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लेक्चर बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरफेज। अब ये बात तो आप जानते हैं कि हमने सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया था। एक फेज तो आप जानते हैं इंटरफेज है। द फर्स्ट फेज इज इंटरफेज एंड द अदर वन इज माइटोटिक फेज। दूसरा कौन सा है? एम फेज है। क्वेश्चन इज दैट कि ये जो सेल साइकिल में इंटरफेज है, इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से ये प्रोसीड हो रहा है। एज प्रीवियस लेक्चर आई एम गोइंग टू रिवाइज इट फर्दर कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा कि एक सेल बनता है, उस सेल में क्या होता है? G1 फेज होता है। सेल का साइज वगैरह बड़ा होता है। G1 फेज के बाद उसमें होगा S फेज। यहाँ पे यानी कि फर्दर जो है वो S फेज होगा और S फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट कर गए। S फेज के बाद फर्दर जो फेज आएगा G2 फेज का है और G2 फेज के बाद सेल जो है फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक क्रोमोसोम एक साइड पर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे। अल्टीमेटली ये एक सेल से कितने सेल बना देता है? दो सेल जो कि डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पर एक सेल से दो सेल जो हैं वो बन जाते हैं। These are known as daughter cells, ये जो यहाँ पे बन गए हैं। ये फेज S फेज कहलाया, जबकि ये वाला जो फेज है इसको हमने G2 फेज कहा, जबकि ये जो फेज है दैट इज नोन एज M फेज, ये हमारे लिए M फेज था। यू नो दैट इस लेक्चर में हम यहाँ से लेकर सेल जहाँ से यानी कि स्टार्ट होता है यहाँ तक कि G2 फेज तक, यानी कि इन तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे। और ये तीनों फेजेस किस में आते हैं? इंटरफेज में आते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि क्या क्या होता है इनके अंदर, मतलब कौन सी चेंजेस हैं जो इंटरफेस में आ रही हैं। तो दैट इज इन सेल साइकिल। इस सेल साइकिल के अंदर दैट इज द लाइफ ऑफ अ सेल, लाइफ ऑफ अ सेल, सेल साइकिल जिसे हमने कहा, इसके अंदर इंटरफेस में यहाँ पे ये चेंजेस आ रही हैं। इंटरफेस को आप डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेटा आप इंटरफेस को ये कह सकते हैं कि दैट इज अ फेज और द टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। देखिए ये डिवाइडिंग सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, फिर जब दूसरी दफ़ा डिवीजन होगी तो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज इंटरफेस। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल साइकिल इज नोन एज इंटरफेस, या लाइफ ऑफ अ सेल कह सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेस। यानी कि इसे हमने डिफाइन किया और हम डिफाइन करते वक्त ये बात बताते हैं पीरियड ऑफ टाइम between period of time of life cycle of a cell, जिसका हमने सेल क्या, between two consecutive divisions, consecutive division is known as interphase।
स्टूडेंट्स इसमें ना दो बातें आपने नोट करनी है। एक बात तो ये है कि हम इसे मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहते हैं। लफ्ज है मिसलीडिंगली। मिसलीडिंगली का मतलब ये होता है कि गलती से हम इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोसीड हो रही हैं, बहुत सी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ प्रोसीड हो रही हैं। तो इंटरफेस को आप डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं बिटवीन टू सेल साइकिल्स के दरमियान में जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इंटरफेस। और फिर हमने कहा कि मिसलीडिंगली, गलती से हम इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोसीड हो रही होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में क्या हो रहा है, कैसे प्रोसीड हो रहा है। और एक बात हमने ये भी नोट की थी कि G1 फेज से सेल बाहर जाता है और जाता किसमें है, G0 फेज में। तो ये कैसे प्रोसीड होगा, ये भी हमने देखना है। तो यहाँ पे इंटरफेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं और उसके पॉइंट्स नोट करते हैं कि कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें हो रहे हैं, इवेंट्स कौन से हैं। इंटरफेस को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। सबसे पहला फेज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज G1 फेज। G1 फेज, देखिए बेटा, G1 फेज में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यानी कि यहाँ पे पहला पॉइंट हम ये कहेंगे, इन दिस अ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ आर प्रोसीडिंग। ग्रेट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें हो रही हैं। इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, इन दिस ग्रोथ ऑफ द सेल इंक्रीज, हम ये एरो का मतलब होता है इंक्रीज, और द ग्रोथ ऑफ इंक्रीज ग्रोथ और इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल जो है वो इंक्रीज होगा। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो DNTPs हैं, दीज आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, DNTPs हम न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं या DNA मोनोमर्स कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसके अंदर क्या किए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर DNA एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये यहाँ पे जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि ये यहाँ पर जमा होंगे। फर्दर हम इन्हीं से आगे यूटिलाइज करेंगे फॉर द मेकिंग, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द DNA, ताकि DNA की रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसीड हो सके। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसी के अंदर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। एंजाइम्स जो होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज्ड करते हैं, ताकि हम उसके लिए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसीड कर सकें। एंजाइम सिंथेसिस का जो स्टेप है, फेज है, वो भी इसी के अंदर G1 फेज के अंदर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम भी रखा जा सकता है। जी बिल्कुल रखा जा सकता है। हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, ये एम फेज, बिल्कुल एम फेज के बाद जो होता है वो कौन सा है, पोस्ट माइटोटिक फेज है। तो ये भी इसी का नाम है जिसको हमने पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से मेंशन किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, इसी से ही, यानी कि हम यहाँ पे जब बात करते हैं ना कि G1 फेज, तो G1 फेज से ही क्या होता है, यहाँ से सेल बाहर निकलता है और फिर दोबारा इसी में ही एंटर होता है। ये जो सेल बाहर निकलता है इसको हम G0 फेज का नाम दिया, और G0 फेज हैव टोल्ड यू दैट दैट इज अ रेस्टिंग फेज।
तो ये कैसा फेज होगा? रेस्टिंग फेज है। तो हम G0 को रेस्टिंग फेज के नाम से भी कहते हैं कि ये रेस्ट कर रहा होता है, सेल इसमें नॉन डिवाइडिंग में चला जाता है, यानी कि सेल इसमें डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग फेज में चला जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये दो तरह से होता है, यानी कि some cells are those which are temporary or permanently go into the resting phase. They did not proliferate further once mature. जब वो एक दफ़ा मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद फिर फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करते। लफ्ज़ प्रोलिफरेट करने का मतलब होता है डिवाइड नहीं करते, आगे उनमें डिवीजन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। अब ये जो यहाँ पे हमने कहा है, इसमें दो तरह के सेल्स होंगे। एक तो हमने कहा टेम्पररी रेस्टिंग फेज में जाएंगे, यानी कि आर्जी तौर पर जब उनकी ज़रूरत होती है ये दोबारा आ जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे। एंड सम आर दोज विच आर परमानेंटली, और कुछ ऐसे हैं जो परमानेंटली रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। परमानेंटली, ये जो परमानेंटली जाएंगे उनकी हम बात करें तो वो कभी भी आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, यानी कि नेवर डिवाइड वंस मैच्योर, नेवर डिवाइड वंस मैच्योर, जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि नर्व सेल। जबकि टेम्पररी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं दीज कैन डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दीज कैन डिवाइड व्हेन नीडेड, जब इनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये वापस किसी में आएंगे? G1 फेज में आएंगे। और इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो ये लिवर सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम और भी टाइप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर आई लेंस सेल्स होते हैं। लेंस ऑफ आई, जो हमारे आँख के अंदर लेंस होते हैं उसके सेल्स होते हैं, वो भी इसी में परमानेंटली में आ जाते हैं, यानी कि लेंस ऑफ आई सेल, ये भी ऐसा करते हैं। तो ये G0 फेज इसमें आ जाता है। जबकि अगर आपको कहा जाए ना कि इंटरफेज को कितनी फेजेस में फर्दर डिवाइड किया गया, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। तो इसको हम फर्दर 3 फेजेस में ही डिवाइड करते हैं, G0 इंटरफेज में नहीं आता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज नोन एज एस फेज। उसको हम किस नाम से जानते हैं? एस फेज के नाम से मेंशन करते हैं, एस फेज। स्टूडेंट, जो एस फेज है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इन दिस डीएनए सिंथेसिस होगी। डीएनए जो है उसको बनाया जाएगा, उसको सिंथेसाइज किया जाएगा। और डीएनए सिंथेसिस फेज जो आता है वो किस में है? एस फेज में है। एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमने ये कहा कि देयर इज अ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, and this one chromosome is made up of one molecule of DNA, is made up of one molecule of DNA, one DNA molecule इसमें मौजूद है। When it undergo S phase, जब इसमें S phase हो गया, that is divided into two, यानी कि एक तो ये इस तरह से आर्म बन जाएगी and the one will be like this, इसमें एक इस तरह से आ गया। जबकि यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये फेज जो है ये फर्दर इस तरह से डिवाइड कर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इससे इसकी बात करें तो इसमें हम कहते हैं 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, इसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंगलेट क्रोमोसोम है और यहाँ पर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है।
आफ्टर एस फेज इट इज गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम नंबर जो है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पहले जो है उसके क्रोमेटिड्स बनते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स, जो इसमें ये पोर्शंस हैं, ये हमने कहा कि ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। और क्रोमेटिड का मतलब होता है एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी होती है, यानी कि जो क्रोमेटिड है एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, here's I am going to say you that number of chromosomes, but the number of chromosomes I am talking about the overall number of chromosomes। यहाँ पे जिस बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमर्स मौजूद होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे भी एक सेंट्रोमर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमर है। बेसिकली तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये सिंगलेट है, ये कैसा है, डुप्लीकेटेड है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज की जाती है ना एस फेज में डुप्लीकेटेड नंबर क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पे वाकई ही डुप्लीकेटेड होते हैं, क्योंकि हाफ इस साइड पे जाते हैं, हाफ इस साइड पे, और इस तरह से आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। तो ओवरऑल सेल साइकिल की बात करते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल्ड हो जाते हैं। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल होते हैं, तो फर्दर जब नेक्स्ट ओवरऑल बात करेंगे तो क्रोमोसोम्स भी क्या हो गए, डबल हो जाएंगे। तो ये सारा स्टेप किसके अंदर हो रहा है, एस फेज के अंदर हो रहा है। फर्दर हम बात करें तो इससे नेक्स्ट फेज है इसका थर्ड फेज, एंड दैट फेज इज नोन एज G2 फेज। उसको हमने किस नाम से मेंशन किया, G2 फेज के नाम से मेंशन किया। स्टूडेंट ये जो G2 फेज है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रिपरेशन होगी फॉर एम फेज। तो इसी को हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से मेंशन किया। दैट कैन बी नोन एज प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोसिस होने से पहले हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये माइटोसिस एम फेज से पहले जो है वो प्री, और माइटोसिस एम फेज के जो बाद है वो कौन सा है, पोस्ट। तो सेम एज इट इज, दैट इज नोन एज प्री माइटोटिक फेज। और इसके बाद फिर आगे सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं वो कहाँ पे बनेंगी, G2 फेज में बनेंगी। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो इसी के अंदर डेवलप होंगे। प्रोटीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसके अंदर वो प्रोटीन्स बनती हैं जो माइटोसिस करवाने के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी इकट्ठी होंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स की सेपरेशन करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी कहाँ पे बनेंगी, प्री माइटोटिक फेज में बनेंगी। सेल के लिए एनर्जी चाहिए होती है क्रोमोसोम्स को मूव करने के लिए। तो एनर्जी फॉर द क्रोमोसोम्स मूवमेंट, एनर्जी फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट जो होती है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस फेज, वो इस फेज के अंदर ही प्रिपेयर होगी। सो एनर्जी भी इसी फेज के अंदर बन रही है, जबकि प्रीमाइटोटिक फेसेस, एंजाइम्स, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स, ये सब कुछ इसी के अंदर बनेगा। अब बात कर लेते हैं, अब प्रीमाइटोटिक फेज से आगे कौन सा फेज स्टार्ट होगा, एम फेज स्टार्ट होगा। स्टूडेंट जी ओवरऑल हमने बात की कि जो इंटरफेज है ये वाला फेज, इसमें ऐसी कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जो हो रही हैं। Now we are going to discuss the time period which is going to use by the cell
फॉर द डिफरेंट फेजेस के लिए टाइम पीरियड यूटिलाइज किया जाता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि टाइम पीरियड कितना कैसे होगा। आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर हम यीस्ट सेल की बात करें ना, यीस्ट सेल, यीस्ट आप जानते हैं एक फंगस है, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर होती है। ये जो यीस्ट सेल होता है, यीस्ट सेल कंप्लीट डिवीजन के लिए 90 मिनट्स चाहिए होते हैं। लेकिन 90 मिनट्स में एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, just and only 90 minutes. But if I talk about the human cell जो इंसानी सेल है, अगर मैं इंसान की बात करूं तो ह्यूमन सेल contain just and only utilize 24 hours to take one cell to 2 cell, यानी कि 24 घंटे लेगा एक सेल से 2 सेल्स बनने में। अब देखिए यहाँ पे हम इनका टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं। जैसे कि इंसानी सेल 24 घंटे लेगा तो उसमें से G1 फेज कितना होगा, G1 फेज विल जस्ट एंड ओनली 9 आवर्स, 9 घंटे का होगा। G2 फेज कितना होगा, G2 फेज जो है ये 4.5 आवर्स का होगा, जबकि S फेज जो है ये 10 आवर्स का होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 और 19, 19 और 4 13 और 23, 23.5, तो बाकी कितने रह गए, जस्ट एंड ओनली 30 मिनट्स। दैट 30 मिनट्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय एम फेज। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि इंटरफेज विल टेक 90% of the time of total cell cycle, which is going to be utilized 23.5 hours in human cell case, and just and only 30 minutes are being utilized by M phase utilize कर रहा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे G1 फेज से S फेज से G2 फेज में एंट्री होगी तो यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं। ये चेक पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि सेल एंटर होगा अगले फेज में या नहीं होगा। जैसे कि हम ये बात करें कि जब ये G1 फेज है, G1 फेज अगर तो ये कंप्लीट हुआ है, इसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, देन इट विल बी एंटर इनटू द S phase. Otherwise, it will not enter into the S phase. The reason behind is this: there is a specific checkpoint, and that checkpoint will check all the accessories present in the previous stage, same as it is in the next phase. यहाँ से जब S से G2 फेज में जाएगा तो इस स्टेज के ऊपर भी एक स्पेसिफिक क्या मौजूद होता है, चेक पॉइंट मौजूद होता है। तो ये जो चेक पॉइंट हर स्टेज पे इसको चेक करने के लिए होते हैं, एंड दैट विल चेक एंड डिसाइड either cell is going to enter into the next phase or not. ये डिवीजन स्टार जो है वो चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बाद जो है वो आगे मूव करेगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मतलब इसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो ये डिस्कस किए हैं कि कौन से इवेंट पे क्या क्या हो रहा है, और इसके लिए जो मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे नेक्स्ट फेज में लेकर जाएगी, तो दैट इज डेफिनेटली चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स उसको चेक करेंगे कि क्या ये फेज वाकई कंप्लीट हो चुका है, इसमें ये इवेंट्स जो होने थे वो कंप्लीट हैं, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट फेज, फिर ये नेक्स्ट फेज की तरफ जाएगा। और फिर तो हमने एक इंटरेस्टिंग बात भी पढ़ी है कि ह्यूमन सेल, इंसानी सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और कौन कौन से फेजेस में रिक्वायर्ड होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू इस सेंस में आ सकता है इसमें कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल इन एस फेज फॉर ह्यूमन सेल इज, तो उसमें 9 आवर्स, 10 आवर्स, 4.5 आवर्स, 30 मिनट्स, तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एस फेज इन ह्यूमन सेल साइकिल, यानी कि ह्यूमन्स के सेल के अंदर जो सेल साइकिल होता है कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो यू नो दैट एस फेज सबसे लेंथीएस्ट फेज होता है, और कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है। ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि विच वन इज द लेंथीएस्ट फेज इन द इंटरफेस ऑफ ह्यूमन सेल, G1 phase, G2 phase, S phase and G0 phase. So what will you say? It is
एस फेज। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है और डीएनए रेप्लिकेशन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। एंड यू नो दैट इट इज़ अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट पॉइंट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ज़रा सी मिस्टेक होती है रेप्लिकेशन के अंदर, पूरे का पूरा डीएनए कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पे वो ज़्यादा टाइम लेता है ताकि इसको बिल्कुल एक्यूरेट किया जा सके। सेम एज इट इज़, हमने yeast सेल के मुतालिक भी पढ़ा कि द टाइम टेकन फॉर to in yeast cell to divide in 1 to 2 cells, that is 30 minutes, 10 hours, 24 hours, 9 hours, 4.5 hours or 90 minutes. तो what will be the correct answer? That is 90 minutes. 90 minutes जो हैं वो required होते हैं एक yeast cell को एक cell से दो में convert होने में। So next जो हम discuss करने लगे हैं वो M phase को discuss करेंगे। Mitotic phase में mitosis को discuss करेंगे। अब उसके लिए हमें next lecture में जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।